कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में होने वाला उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा के लिए किसी मिशन से कम नहीं। लिहाजा जीत के लिए दोनों ही दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस जहां वर्चुअल के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी युद्ध स्तर की तैयारी के साथ टक्कर देने की बात कर रही है, तो वहीं सरकार में रहते हुए भाजपा आमजन को राहत देते हुए उपचुनाव में वोट बटोरने की जुगत में है। कोरोना संकट के समय आर्थिक परेशानियों से जूझने वाली आम जनता के लिए सरकार ने राहत का पिटारा खोला है। शिवराज सरकार कई योजनाओं के साथ ही बिजली बिलों में बड़ी राहत देकर जनता को संबल दिया है। कोरोना काल जो चला था, इस कोरोना काल के अंदर जिन लोगों का 100 रुपया बिल आया था उसे 50 रुपया, जिनका 400 तक का आया था उसे 100 रुपया और उससे अधिक वालों का आधा करने का तय किया। 15 दिन का एक कैंपेन चलाएंगे। तो सभी विधानसभाओं में शिविर लगेंगे और इस शिविरों के अंदर जो विसंगति बिलों की है, बिलों की अधिकता है, सरकार ने इस तरह की अनेक सुविधाएं और राहत हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को दी, जिससे कि आर्थिक स्थिति में गति बनी रहे। भाजपा की तैयारी एक और जहां जनता के बीच जाने की है, तो वहीं दूसरी ओर रूठों के मान मनोबल में भी पीछे नहीं। पिछले चुनाव में बाकी हुए राजेश अग्रवाल को मनाने खुद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय धार के बदनावर पहुंचे। उपचुनाव के रणनीतिकार हर हाल में जीत चाहते हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि विधानसभा की जनता के वोट से क्षेत्र के 2 लोगों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। एक वोट के अंदर बदनावर में 2 कैबिनेट मंत्री मिलेंगे। बस अरविंद जी और सीएम ने बात कर ली थी इनसे, अरविंद जी मेरन साहब ने और सीएम ने, तो इसने मेरे को पूछा ही। एक और भाजपा मैदान में उतरने से पहले ही हर कदम सावधानी से रख रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पीछे नहीं। राज्यसभा में दबदबा दिखाने वाली कांग्रेस की नजर अब 24 के रण पर है। एक गलत बिल के आधार पर, एक अवैध बिल के आधार पर जो फर्जी है, जिसे सरकार स्वीकार कर रही है, उसके आधार पर अगर कोई योजना बनाई जाती है तो वो योजना भी जो है धोखा देने की योजना है। जो वास्तविक बिल हैं, जो वास्तविक कंजम्पशन है उपभोक्ता का, उसके आधार पर जो है पहले तो बिल बनाए जाने चाहिए अप्रैल के, और उसके आधार पर फिर योजना लागू करें तो बात समझ में आती है कि जिन लोगों ने सरलता बस पैसे जमा कर दिए हैं, उनका आधा पैसा जो है उनके आगे के बिलों में समायोजित किया जाएगा और उसे बताया जाएगा कि कितना पैसा आपका समायोजित किया गया है। इसकी स्पष्ट घोषणा सरकार को करनी चाहिए। वादों इरादों पर गौर करें तो शतरंज की बिसात की तरह कांग्रेस भाजपा की रणनीति नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि कौन किस तरह अपने मोहरे फिट कर जीत अपने नाम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND एजेंडा में आपका स्वागत है और आज का एजेंडा उपचुनाव। नाम भी वही है जो हमारा एजेंडा है। दरअसल चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अपने अपने एजेंडे हैं, लेकिन उन एजेंडों के जरिए अब पार्टियां आगे बढ़ रही। इस पर चर्चा आगे करें उससे पहले देख लेते हैं कुछ खास बिंदु। राज्यसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में क्या होगा सियासी एजेंडा? वर्चुअल के साथ जमीनी स्तर पर कितनी तैयार कांग्रेस और भाजपा? मालवा चंबल पर क्या भाजपा की है पैनी नजर? क्या मजबूत मुद्दों के साथ सरकार को घेरने में कामयाब होगी कांग्रेस? इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं आपसे आज चर्चा करूंगा और यही हमारा एजेंडा है, एजेंडा उपचुनाव। मध्य प्रदेश में चुनाव की डेट अभी तय नहीं है, कब तारीख आएगी, लेकिन तारीख के पहले जिस तरह की तैयारियां दोनों पार्टियों की दिखाई दे रही, उससे लगता है कि चुनाव की तारीख कभी भी दिखाई दे सकती है। पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारियों में लगी है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर अपना वचन पत्र तैयार कर रही है। एक एक सीट पर यह बताने का प्रयास रहेगा कि आपके क्षेत्र के कौन से काम हैं जो पूर्ववर्ती सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उसके साथ ही आज हमने देखा कि बिजली के बिल जिस तरह से सरकार ने माफ किए हैं, या बिजली के बिलों के दौरान जो सौगात जनता को दी है, तो क्या उससे उपचुनाव को जोड़कर देखा जाए। लेकिन इसी तरह कांग्रेस भी अपनी रणनीति अलग तरीके से बढ़ा रही है और वो चाहती है कि 15 महीने में जो काम हमने किए थे उन काम के जरिए जनता के पास पहुंचे। तो एजेंडा उपचुनाव, यही हमारा मुद्दा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। साथ ही मिलन भार्गव रहेंगे, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। मिलन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सुनील श्रीवास्तव, हमारे एडिटर इन चीफ। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मिलन जी, आज हमने देखा कि सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं और खासकर बिजली के बिलों को लेकर जो विसंगतियां थी, बिजली के बिलों को लेकर जो काम कांग्रेस सरकार ने किया था उसकी काफी तारीफ भी हुई। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मानकर चल रही है कि बिजली के बिल को माफ नहीं किया, बिजली के बिल को हाफ नहीं किया तो फिर चुनाव में हाफ हो जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार की कमलनाथ सरकार 15 माह में जिस प्रकार से शासन करके गई थी और मध्य प्रदेश को अस्त व्यस्त करके गई थी, उस अस्त व्यस्त को 3 माह की सरकार ने बहुत हद तक सुधारने का प्रयास किया। आप मनोज जी देखिए, जिस प्रकार से 3 माह की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने 38,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की जनता के हाथों में पहुंचाया, वो विकास मध्य प्रदेश की जनता को दिख रहा है। आप एक बात गौर करने लायक है, जो कांग्रेस के साथी प्रवक्ता भी इसका जवाब भी देंगे जी, कि 15 माह की कमलनाथ सरकार में जब भी योजनाओं की बात होती थी, चाहे हमारे 15 साल की बनाई हुई योजनाएं हो या मध्य प्रदेश की जनता की डिमांड की बात हो, जो उसकी जरूरत है, मूलभूत आवश्यकता थी, जब जब बात उठती थी तो खजाना खाली की बात हमेशा उठाई जाती थी कि खजाना खाली है। कमलनाथ सरकार हमेशा इस बात से पल्ला झाड़ती थी कि खजाना खाली है, हम इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम गरीबों का निवाला छीन लेंगे, हम बच्चों की स्कॉलरशिप छीन लेंगे, हम बच्चों को मिलने वाले मोबाइल छीन लेंगे, हम गरीब बेटियों के विवाह में मिलने वाली राशि को बंद कर देंगे क्योंकि खजाना खाली है। खजाना भर कहां से गया? माह में ऐसा क्या जादू हुआ? मिलन जी, खजाना भर कहां से गया? करोड़ चले गए जनता के, खजाना भर कहां से गया? लेकिन खजाना खाली नहीं हुआ क्योंकि ये इनकी नीयत नहीं थी मनोज भाई, इनकी नीयत नहीं थी, इनको जनता के प्रति संवेदना ही नहीं थी, क्योंकि झूठ फरेब कर वचन पत्र के नाम से ये चुनाव तो जीत गए। जिस प्रकार से बैसाखियों की सरकार भी बना ली थी, लेकिन जनता के हित की कभी रक्षा नहीं की। मैं तो इनको चुनौती देता हूं, क्योंकि आधार होना चाहिए। चुनाव में आप जा रहे हैं, यदि आने वाले उपचुनाव में आप जा रहे हैं तो 15 माह की सरकार की 15 उपलब्धियां गिना देंगे। मैं मान जाऊंगा इन्होंने 15 महीने उन्हीं को लेकर कांग्रेस जाने की तैयारी कर रही है मिलन जी। उन्हीं 15 महीने के कामों को लेकर सरकार जाएगी। मध्य प्रदेश की जनता से छीना। सुना मेरा सवाल आप? उन्हीं 15 महीनों के कामों को लेकर ही कांग्रेस जाना चाहती है जनता के बीच में। और कांग्रेस का यह दावा भी है कि आप यदि आज बिजली बिल की बात कर रहे हैं तो उन्होंने तो हर व्यक्ति का 100 रुपए बिल कर दिया था। जब बिजली नहीं थी तो बिजली का बिल हाफ करने की बात कहां से आ गई? आपने देखा किस प्रकार से कमलनाथ जी के कार्यकाल में बार बार बिजली जाती थी। लोग दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल को याद करने लगे थे कि किस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी सुपर सीएम भूमिका में मध्य प्रदेश की सत्ता को चला रहे हैं और कमलनाथ जी तो मुखौटा है। तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 15 माह की सरकार देखी है और कुशासन देखा है, उसमें त्राही त्राही जनता कर रही थी, लेकिन कमलनाथ जी की कानों में जू तक नहीं रह रही थी, क्योंकि वो तो आईफा में व्यस्त थे, वो तो गली गली में शराब बांटने में व्यस्त थे, बहुत हो गया वो तो जिस प्रकार से मंदिरों की जमीन बेचने में व्यस्त थे। ठीक, जितेंद्र मिश्रा जी क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह से जो सौगातें दी है सरकार की तरफ से, हर वर्ग को सौगात देने का प्रयास किया गया और सरकार का ऐसा दावा है कि 23,000 करोड़ से ज्यादा हमने खर्च कर दिए उन लोगों पर जिनको जरूरत थी, क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, 23,000 करोड़ रुपए ऐसे खर्च किए जैसे 20 लाख करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने किए। कहीं आपको दिखा 1 रुपया किसी के पास, गरीब मजदूर के पास आया हो? किसी किसान के पास में 1 रुपया आया हो तो बताइए आप। ये 623 थे अभी मिलन जी की हम 15 मुद्दे लेके चले जाए। 23 नहीं 623 करोड़ है।
15 मुद्दे लेके चले जाएं। मैं बता रहा हूं कि आप ये देखिए 623 को 2300 करोड़ रुपए बता रहे, वो 20 लाख करोड़ में 20 रुपए मजदूर के पास नहीं पहुंचा। तो झूठ की दुकान खोलना, चिल्ला के बोलना, बार बार बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपकी नियत चुनाव को लेकर के साफ दिख रही है। अब 2013 और 14 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। एक एक चीज इंटरनेट से जुड़ा, प्रत्येक व्यक्ति 1 मिनट में समझ जाता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आज अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र को सुन रहा था, वो कह रहे थे 15 मुद्दे लेके चले जाइए। अरे श्रीमान जी, मुद्दों की इस सरकार में क्या कमी है? सबसे बड़ा मुद्दा तो आपकी सरकार है। कैसे गई? जनता ने तो इसे चुना नहीं था। जनता जो आप कह रहे हैं जितेंद्र जी, जो आप करना पड़ेगा जितेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं कि आजकल 1 मिनट में लोगों के पास बातें पहुंच जाती, सरकार कोई भी हो, तो वही तो जनता पूछ रही है कि कांग्रेस कहती थी कि खजाना खाली है और भारतीय जनता पार्टी खजाना भर गया। हाँ, मेरा भी वही कहना है कि जब ये गए थे, जब सरकार की क्या स्थिति थी आपके सामने है। आप देखिए, इसके बाद भी अगर गौशाला के निर्माण की बात थी, भारतीय जनता पार्टी करती थी, लेकिन गौशाला निर्माण के लिए आगे नहीं आई। मंदिर में पुजारियों को वेतनमान देने की बात थी, मंदिरों की राजनीति करा लो, हिंदुओं की राजनीति करा लो, लेकिन पुजारियों के मानदेय की सरकार ने कभी नहीं सोचा। हम उस मुद्दे को लेकर सरकार में आए और हमने पूरा किया और हम उसको लेकर जनता में जाएंगे। गौशाला की बात करो, राम मन गमन पथ निर्माण, राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां तो बहुत सोचते हो आप, लेकिन जब राम पथ गमन निर्माण की बात आई तो आपके कलेजे में 1 रुपए का बजट नहीं आया। आज हमने उसको पूरा करने की दिशा में प्रयास किया। हम जनता के सामने जाएंगे। माफिया को मध्य प्रदेश से अगर मिटाया तो हमने मिटाया। कौन से मुद्दे की बात करते हो आप? ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जो हमने 1.5 साल की सरकार में दिए हैं, जो आप काम करने वाले थे, आपने नहीं किए। आज आप मिलावट के खिलाफ युद्ध करने की बात करिए। आपने मिलावटियों को पनपाया इस मध्य प्रदेश की धरती में। चलिए, मैं लौटता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आज माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, शराब माफिया हो, अगर उसके खिलाफ युद्ध किया है तो हमने। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, तो इस चर्चा को जारी रखें। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। संक्रमण के इस मुश्किल दौर में सामान्य सर्दी, खांसी या बुखार होने पर घबराने की नहीं है जरूरत, क्योंकि आपके नजदीकी फीवर क्लिनिक पर डॉक्टर्स हैं आपके इलाज के लिए तत्पर, जिससे अब जांच और इलाज करवाना हो गया है और भी आसान। हर व्यक्ति अस्पताल क्यों जाए? सर्दी जुकाम साधारण कोई बात है तो फीवर क्लिनिक में जाए। अगर जरूरत होगी चेकअप के बाद तो अस्पताल भेजे जाएंगे, अन्यथा दवा दे के घर भेज दिए जाएंगे। तो ऐसे लक्षण होने पर छुपाए नहीं, जल्द ही नजदीकी फीवर क्लिनिक पर उपचार करवाएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। एजेंडा उपचुनाव में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं एजेंडा उपचुनाव पर। ब्रेक में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हमने सुना। सुनील श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है यहाँ स्टूडियो में। सुनील जी, क्या कहेंगे? एजेंडा उपचुनाव दिखाई देने लगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें। जिस तरह से आज 623 करोड़ रुपए के बिल की जो बात कही, अलग अलग मदों में जो पैसा दिया है सरकार ने, हर वर्ग को रिझाने का प्रयास किया, लेकिन उपचुनाव से पहले इसको कैसा देख रहे हैं? दूसरी तरफ कांग्रेस का भी एक कहना है कि वो 15 महीने में जो किया उसको लेकर जनता के पास जाएंगे। एजेंडे क्या, दोनों के जो एजेंडे दिखाई दे रहे हैं, क्या अब ये माना जाए कि उपचुनाव की दहलीज पर खड़े हैं दोनों? हाँ बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि दोनों ही दलों की अगर तैयारियों की बात करें तो दोनों ही दलों की चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी है। जहां पर सरकार और संगठन के माध्यम से भाजपा लगातार उपचुनाव की तैयारी कर रही है, तो वही कांग्रेस भी स्थानीय स्तर से लेकर और राज्य स्तर तक लगातार चुनावी मैनेजमेंट को लेकर बैठकें कर रही है, जवाबदारियां सौंपी जा रही हैं
और अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है मनोज जी, वो इन उपचुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे दोनों दलों के, वो सबसे प्रमुख है। जिस प्रकार से बीजेपी की बात करें कि 24 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र की तैयारी है बीजेपी की, तो वहीं कांग्रेस के जो 15 महीनों में काम हुए उन कामों को गिनाने की तैयारी में कांग्रेस है। और बीजेपी के पास अगर हम मनोज जी बात करें तो जिस प्रकार से सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर हम देख रहे थे कि कमलनाथ सरकार की सिर्फ एकमात्र योजना, जिसको लेकर खूब जनता खुद तारीफ कर रही थी और जो लगातार मीडिया की सुर्खियां बनी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, उसी का तोड़ यहां पर सरकार ने अब निकाला है। और यही वजह है कि जो लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हैं लोग, उनके लिए जिनके 100 रुपए बिल थे उनको 3 महीने तक 50 रुपए देने पड़ेंगे, जिनके 400 थे उनको 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो बिल के जरिए मतदाता के दिल में जगह बनाने की एक कोशिश है सरकार की। और यही वजह है कि तमाम दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, स्थानीय स्तर पर मुद्दे तलाश रही है किन मामलों को लेकर वहां क्षेत्रीय उपेक्षा होती रही क्षेत्र की। क्योंकि कई बार हमने देखा कि विधायक विधानसभा में कहते हैं कि उनकी क्षेत्र की उपेक्षा हो रही, सड़क नहीं बनी, जो मूलभूत जरूरतें हैं लोगों की, जैसे अभी जितेंद्र उनको मिश्रा पूरा बात नहीं हो कर रही। रहे थे सुनील जी कि राम पथ गमन, ऐसे कई सारे मुद्दे जिनकी चर्चा बिल्कुल। हर पार्टी करती रहती, लेकिन पथ वहीं के वहीं है। वो पथ अभी भी मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार भी नहीं करा पाई और बीजेपी की सरकार भी नहीं करा पाई। नहीं, कमलनाथ सरकार की अगर मनोज जी बात करें तो उन्होंने कुछ पैसा इस मद में जरूर दिया था राम पथ गमन के लिए। और अगर हम महाकालेश्वर और यहाँ पर ओमकारेश्वर की बात करें, ओम सर्किट बनाने की बात की थी कमलनाथ सरकार ने, उसके लिए भी पैसा अलॉटमेंट किया था और एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई थी। साथ ही रामराजम मंदिर की अगर हम बात करें, उसको भी विस्तार देने की कवायद थी सरकार की। तो ये ऐसे कई काम हैं जो कमलनाथ सरकार यहां पर गिनाएगी कि हमने मध्य प्रदेश में पर्यटन को लेकर क्या किया। आईफा की बात होती है, भाजपा जरूर निशाने पर लेती है, लेकिन कमलनाथ सरकार और कांग्रेस की अगर हम बात करें उसको पॉजिटिव भी मिली जाती कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मध्य प्रदेश की ख्याति होती। ओरछा महोत्सव की बात करें तो वहां पर भी उन्होंने नमस्ते ओरछा का आयोजन किया था कि इसके जरिए पर्यटकों को कैसे डायरेक्ट बुंदेलखंड या ओरछा से जोड़ा जा सके। तो कई ऐसे काम थे जिनको कांग्रेस यहां पर गिनाएगी। और वहीं बीजेपी भी, क्योंकि अब एक जो मेन मुख्य मुद्दा था यहां पर बिजली बिलों की कमी, जिस प्रकार से कम बिल आए थे, उसको लेकर भी भाजपा ने अब तैयारी शुरू कर ली है। और यहां पर 97 लाख लोगों के जो बिल हैं वो लगभग 623 करोड़ रुपए की यहां पर सरकार ने रियायत दी है उन लोगों को। बहुत तो इसका फायदा जरूर उपचुनाव में दिखेगा मनोज। बिल्कुल, बहुत बड़ी रियायत है। और इस रियायत के बीच यदि मिलन जी, आप लोग जिस बात को कह रहे हैं, जिस उपचुनाव का जो आप एजेंडा तैयार कर रहे हैं, एक तो ये कि हर जिले में जहां भी चुनाव होंगे, हर विधानसभा का उसका एक वचन पत्र, उसका संकल्प पत्र, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कांग्रेस कभी कुछ कहती है, आप कभी कुछ कहते हैं, ओवरऑल वो घोषणा पत्र होता है। लेकिन ये जो घोषणा पत्र तैयार करना एजेंडे में शामिल है, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ और प्लानिंग नजर आ रही है इस एजेंडे में देखने को मिलेगा जो बिल्कुल अलग होगा? उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। निश्चित रूप मनोज जी, पहली बात तो मैं कह दूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के मुख से जब राम नाम निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो राम को काल्पनिक मानते थे, आज राम नाम लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अच्छा लगता है सुनकर कि राम नाम को लेकर भी कुछ करना चाहते हैं। करना नहीं चाहते, कर लिया था, सरकार बन गई थी, राम राम कहकर। जनता के हित में कौन से निर्णय, कौन सी योजनाएं जो मध्य प्रदेश के लिए हितकारी हो सकती हैं, उन हर योजनाओं को, मूलभूत ढांचे को मजबूत करते हुए नीचे तक कैसे सरकार पहुंचा पाए, इसकी चिंतन मनन करके सरकार पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से 38,000 करोड़ 3 माह की सरकार ने जनता के पास पहुंचाए और कांग्रेस को दिखाई नहीं देते हैं, तो कांग्रेस को तो मुझे लगता है अपनी आंखों का ऑपरेशन कराना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से सुध-बुध खो चुकी कमलनाथ सरकार जो 15 माह बाद गई है, उसकी मानसिक विक्षिप्तता इस प्रकार हो गई है कि उसको जनता के दिख नहीं रहा। जनता के हित में निर्णय लेने वाली शिवराज सरकार लगातार निर्णय ले रही है। आज आप अपने चैनल पर दिखा रहे हैं किस प्रकार से बिजली बिलों को माफ करके 600 करोड़ से ऊपर राशि खर्च करने वाली मध्य प्रदेश सरकार, और 38,000 करोड़ खर्च कर चुकी है। और इसके बाद भी यदि कांग्रेस पार्टी इसको स्वीकार नहीं कर रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी की कमी है, खामी है कि वो जनता की नब्ज नहीं समझ पा रही है। आज भी लूट खसोट और आईफा और शराब जैसे मुद्दों पर राजनीति करने वाली जितेंद्र मिश्रा जी, लेकिन राम को ले लिया था कांग्रेस ने, इसलिए आपको राम राम कर दिया था जनता ने। जितेंद्र मिश्रा जी, नहीं देखिए, मेरा ये कहना है मनोज जी
कि राम कोई भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट नहीं करा रखा है। राम के नाम पर वोट मांग करके शासन करने वाले लोग राम को पलट के नहीं देखते थे जब जब शासन में आ जाते थे। आखिर में इनको ये वही कहना पड़ा कि कोर्ट का जो फैसला होगा, हम तो बरसों से कहते आ रहे हैं कि जो कोर्ट का फैसला होगा, खैर वो विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि इनकी राजनीति जिस पे चलती रही उसको जनता समझ गई। अब 2020 का दौर है, अब झूठे जुमलों की राजनीति नहीं चलना है। अब रहा सवाल जो प्रश्न आपने किया था कि उपचुनाव में क्या होना है। मनोज जी, उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, इसलिए कि सबसे पहला तो जो तुम्हारा उम्मीदवार होगा वो दागदार होगा, वो दल बदलू होगा, उसकी छवि आपके सामने, जनता के सामने खराब है। सबसे पहला मुद्दा ये है। दूसरी चीज, ओरछा के विकास की बात की, महाकाल के विकास की बात की, रामबन गमन पथ की बात की, गौशाला की बात की, ये सारी राजनीति के मुद्दे आपके होते थे, इसको धरातल पर लाने का काम हमने किया। इसके बाद आप आइए पर्यटन के क्षेत्र में एक नई दिशा में मध्य प्रदेश दौड़ पड़ा था, हम बताएंगे जाकर के। इसके बाद आप आइए मिलावट का माफिया इस मध्य प्रदेश में इतना पनप रहा था कि आप अपने बच्चे को शुद्ध दूध नहीं पिला पा रहे थे। उस पर आकर के जिस तरह की कार्रवाई की हमने, वो किसी से छुपा नहीं है और उसकी पूरे हिंदुस्तान में तारीफ हुई। माफिया, खनिज माफिया, ड्रग माफिया, ऐसे शराब माफिया, एक माफिया का नाम मत लीजिए, एक माफिया का नाम मत लीजिए, एक माफिया का नाम मत लीजिए, खनिज माफिया का नाम मत लीजिए, बाकी तो ठीक। एक बार नहीं, क्यों खनिज माफिया का क्या हो गया? आज मध्य प्रदेश में हमने कितनी बार आंदोलन करे कि कैसे चौहान ब्रदर्स की गाड़ियां लगातार घूम रही थी सरकार बनने के बाद। सवाल इस बात का सरकार बनने के बाद की बात नहीं, ड्रग माफिया की बात कीजिए। देखिए, ड्रग माफिया की बात की, भू माफिया मध्य प्रदेश में किस तरह से उनकी कमर तोड़ी गई, ये जनता समझती है, क्यों नहीं समझेगी? देखिए, सबसे पहली चीज है कि विकास पर जो हमारा मॉडल रहा, विकास पर जो लगातार काम करा, आशा उषा कार्यकर्ता की बात छोड़ दीजिए, वृद्धावस्था पेंशन की बात कीजिए, समझ गए, समझ आ रहा है एजेंडा। सुनील जी, समझ आ रहा है, दोनों का एजेंडा समझ आ रहा है, बहुत क्लियर है। सुनील जी, बहुत क्लियर है कि एक तरफ 15 महीने का कार्यक्रम, मतलब कांग्रेस जो प्लान कर रही है वो दिखाई देने वाला, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही कि 15 महीने में जो काम जहां नहीं हुआ है उसको जनता के सामने लेकर जाया जाए और ये बताएं कि इन्होंने ये कहा था, हम ये करेंगे। यही सब दिखने वाला है एजेंडे में। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि 2018 में लगभग 950 से ज्यादा जो बिंदु थे कांग्रेस के वचन पत्र में, उन वचनों को पूरा करने की कांग्रेस ने बात कही थी और लगभग, क्योंकि जब 100 दिन हुए थे तो 100 दिन में 100 वचन पूरे करने का दावा किया था कांग्रेस की सरकार ने। और उसके बाद अगर हम बात करें जिस प्रकार से दोनों प्रवक्ता यहां पर बात कर रहे हैं कि क्या क्या उपचुनाव में मुद्दे हो रहने वाले हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मनोज जी ये है, उपचुनाव अगर हम देखें तो आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि 92 सीटें, अभी 92 सदस्य कांग्रेस के हैं और 116 यहां पर पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए, यानी 24 में से 24 सीटें कांग्रेस को यहां जीतनी पड़ेंगी, 24 उपचुनाव जीतने पड़ेंगे। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो अंक गणित के लिहाज से 107 अभी इनके पास हैं, सिर्फ 9 सीटें जीतनी है, जो कि बीजेपी के लिए अगर आंकड़ों के आधार पर हम बात करें तो बेहद सरल लग रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जीतन जी कह रहे हैं कि उनके पास मुद्दे अच्छे हैं, धारदार मुद्दे हैं और वही लेकर जनता के बीच जाएंगे, तो अब देखना होगा कि किसकी राह मुश्किल होती है। क्योंकि अगर हम बात करें, चाहे आइफा की बात करें, चाहे गौशालाओं की बात करें, या बीजेपी के जो यहाँ पर वचन पत्र और संकल्प पत्र था, इनकी बात करें तो जनता को ये चीजें कितनी समझ में आती हैं। क्योंकि जनता की अगर हम बात करें तो उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे ही अधिकांशतः कारगर साबित होते हैं, स्थानीय कैंडिडेट कारगर साबित होता है कि स्थानीय कैंडिडेट का चेहरा देखकर जनता वोट करती है, मुद्दों और घोषणा पत्र को देखकर जनता वोट नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। और मुझे लग रहा है जनता ये समझ भी पाएगी कि आईफा अवार्ड से हमें क्या लेना देना, हमें तो हमारा काम हो जाए जो आपने वादे किए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में एजेंडा उपचुनाव अब दिखाई देने लगा है, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा है उपचुनाव का कि कैसे वो जनता के बीच में जाए। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार जब जाएगी जनता के बीच में तो ये बताना चाहती कि 15 महीने में हमने वो कर दिखाया जो 15 साल में नहीं हुआ था। लेकिन कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी वही कमियों को ढूंढ रही है कि कैसे उन कमियों को हम बताएं कि वायदे इन्होंने ये किए थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, लिहाजा आज हम आपके बीच है, एक बार फिर हमें मौका दीजिए। लेकिन मौका देना और नेताओं के द्वारा धोखा देना ये सब जनता जानती है, तो इंतजार करिए, समझ आएगा कि किसके एजेंडे को जनता ने पसंद किया। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IN24।